और साहित्य के भीतर जो अस्मिता मूलक विमर्श हैं, Recording in progress. उन विमर्शों को पर बात करना, उनके बारे में सोचना एक बृहत्तर सांस्कृतिक और सभ्यतागत सवाल से टकराना है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब अध्यापक हैं और आप जानते हैं कि आप सब जानते हैं कि ये जो विमर्शों का संबंध आमतौर पर उत्तर आधुनिकता के साथ जोड़ा जाता है। उत्तर आधुनिकता जो विमर्श की अवधारणा एक तरह से लेकर के आती है, और जो एक विस्तृत मेगा नरेटिव जो चलता था, उसके बरक्स बहुत सारे छोटे छोटे संवाद, छोटे छोटे प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिन प्रश्नों पर उसके पहले ध्यान नहीं दिया गया। आप इस पुनश्चर्या के अंतर्गत संभव है कि उत्तर आधुनिकता पर भी कोई बातचीत करे, और आप सब उत्तर आधुनिकता से परिचित ही होंगे। लेकिन किसी ने उत्तर आधुनिकता को परिभाषित करते हुए एक बहुत दिलचस्प बात कही कि एक तरह से ये आधुनिकता का ही क्रिटिक रचती है। तो समय के साथ जैसे आधुनिकता का एक क्रिटिक रचने वाली वैचारिकी आती है, संदर्भ बिंदु आते हैं, चाहे वो हाशिए के सवाल हों, और हाशिए के सवाल में भी आप देखें तो बहुत सारे, एक जैसा मैंने शुरू में कहा कि बृहत्तर सांस्कृतिक सभ्यतागत प्रश्न हमारे सामने है, जिससे हमें टकराना है, जिससे जूझना है, जिसके बारे में बात करनी है। तो इसके पूरे विस्तार में आप देखें तो बहुत सारे ऐसे हाशिए के बिंदु हैं जो मुख्य धारा जिसको कहते हैं, या कहें कि तथाकथित मुख्य धारा में जिसका रेखांकन नहीं हो पाता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनकी चर्चा आगे हम करेंगे वो होती हैं, और वो अपने हक को लेकर के और अपने साथ हो रहे जो अन्याय है, उपेक्षा है, उसको लेकर के सामने आती हैं, और जो प्रचलित मान्य स्थापित मुख्य धारा है उसके सामने बहुत सारे सवाल खड़ी करती हैं। तो पिछले दिनों हिंदी साहित्य में भी इस तरह के अस्मितामूलक विमर्श, और जिसका गहरा संबंध उत्तर आधुनिकता से है, और उत्तर आधुनिकता को कई बार बहुत जटिल करके समझाने और समझने की कोशिश की जाती रही है। बट मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो आधुनिकता का के क्रिटिक के रूप में आती है, और कालांतर में स्वयं आधुनिकता के भीतर
एक्सटेंडेड आधुनिकता के भीतर वो अपने को समाहित कर लेती है। तो उसके साथ बहुत सारे अस्मितामूलक प्रश्न हमारे सामने आए। 1962 के आसपास एक किताब आई थी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, डेनियल बेल की। तो एक जो विचारधारा की बात जब हम करते रहे हैं तो आमतौर पर ये माना जाता है कि वो एक जो मार्क्सवादी प्रगतिशील विचारधारा है, उस विचारधारा की बात, उसे विचारधारा के रूप में लंबे समय तक मान्यता मिली थी। डेनियल बेल ने कहा कि साहब अब तो विचारधारा की ज़रूरत रह नहीं गई, और हाल में यानी कि 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में जो किताब आई जिसमें एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, उसमें भी वो एक तरह से डेनियल बेल के किताब की परिणत थी। तो एक बड़ा जो वैचारिक वृत्त बन रहा था, वैचारिक दृष्टि एक बड़ी बन रही थी, उसके खात्मे की बात भी की गई, और छोटे छोटे संदर्भ और छोटे छोटे सवाल सामने आते गए। दुनिया भर के साहित्य में हुआ तो हिंदी साहित्य में भी यह चीज़ हुई। विमर्श के नाम पर सबसे पहले या लगभग साथ साथ 2 विमर्श हिंदी में दाखिल हुए। एक जिसको हम दलित विमर्श के नाम से जानते हैं, और दूसरा स्त्री विमर्श के नाम से जानते हैं। हिंदी में दलित विमर्श का आरंभ प्रायः मराठी में बहुत मजबूत था दलित आंदोलन, और इतना मजबूत था मराठी का दलित साहित्य आंदोलन कि उसको मुख्य धारा के साहित्य की हैसियत तब भी मिली हुई थी और आज भी मिली हुई है। और मराठी के उस दलित आंदोलन से हिंदी को प्रेरणा मिली, और हिंदी में दलित लेखकों की एक जमात लगभग साथ 20वीं शताब्दी के 8वें-9वें दशक में ये आनी शुरू होती है, और 20वीं शताब्दी बीतते बीतते हिंदी दलित साहित्य एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लेता है। हमारे गोरखपुर के बहुत सारे साथियों को ये के ध्यान में होगा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी को ही ये श्रेय था कि 1996 में दलित साहित्य की अवधारणा पर 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी इसी विभाग ने प्रेमचंद साहित्य संस्थान के साथ मिलकर आयोजित की थी। उसमें बहुत सारे दलित और गैर दलित लेखक शामिल हुए थे। उनके बीच एक जो दृष्टियों का टकराव था, वो टकराव भी संभव हुआ, और बहुत सारी बातें हुई। लगभग उसी के समानांतर हम देखते हैं कि थोड़ा आगे पीछे तिथियों में, तिथियां आप जांच लेंगे, देख लेंगे, सीमोन द बोवार की किताब का अनुवाद, द सेकंड सेक्स का अनुवाद प्रभा खेतान करती हैं, और उस अनुवाद के साथ ही एक तरह से स्त्री विमर्श जिसको कहते हैं, क्योंकि स्त्री लेखन तो बहुत पहले से चल रहा है,
और हमारे यहाँ तो महादेवी वर्मा जैसी लेखिका पहले ही हो चुकी हैं, लेकिन स्त्री विमर्श का आरंभ प्रभा खेतान के उस अनुवाद के साथ, और जब उस अनुवाद के साथ मैं कह रहा हूँ तो कहीं न कहीं वो जो द सेकेंड सेक्स किताब है, उस किताब की जो वैचारिकी है, उस वैचारिकी ने भी हिंदी की जमात को, हिंदी की लेखिकाओं को प्रभावित किया। तो ये तो दो बहुत प्रभावी विमर्श हिंदी में आए, और उसके बाद जैसे विमर्शों की एक तरह से झड़ी लग गई। आदिवासी साहित्य, आदिवासी लेखकों का अचानक हिंदी के पटल पर आना और उनकी एक रचनात्मक सक्रियता, तो एक आदिवासी विमर्श हमारे सामने है। फिर एक जेंडर को लेकर के एक और विमर्श शुरू हुआ, जिसमें थर्ड जेंडर को और उसकी समस्याओं को, उसकी बातों को जगह देने के साथ एक थर्ड जेंडर का विमर्श शुरू हुआ। हाल में कुछ वर्षों से एक और राजनीति की तरह, जैसे राजनीति में एक सामान्य वर्ग है, एक आरक्षित वर्ग है, एक ओबीसी वर्ग है, तो राजनीति की नकल पर ओबीसी विमर्श भी शुरू करने की कोशिश हुई। और कई बार मेरे पास दक्षिण के एक विश्वविद्यालय से 2 थीसिसें जांच के लिए आई। मैं केवल मनोरंजन के लिए ये बता रहा हूँ। एक थीसिस का शीर्षक था हिंदी साहित्य में ब्राह्मण विमर्श, और दूसरी का शीर्षक था हिंदी साहित्य में ठाकुर विमर्श। तो आप जानते ही हैं कि थीसिसें तो लोग अपने मित्रों को, परिचितों को ही आमतौर पर भेज देते हैं कि जल्दी से रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक ठाक रिपोर्ट आ जाएगी। तो किसी मित्र ने ही भेजा होगा, मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई ये कौन सा विमर्श आपने चला दिया। तो दक्षिण भारत की विदुषी महिला हैं और पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने कहा कि भाई जब ये हो सकता है विमर्श, ये विमर्श हो सकता है, ये विमर्श हो सकता है, तो ये विमर्श क्यों नहीं हो सकता, और इस पर कौन काम करेगा। तो एक तरह से कुछ चीज़ें जो समाज की बहुत ही गंभीर वास्तविकता के साथ, आवश्यकता और ज़रूरत के साथ शुरू होती हैं, कालांतर में वो फैशन बन जाती हैं, और फिर उसके नकल में ऐसी सी चीज़ें आती हैं कि उस पूरे के पूरे प्रश्न उठाने की प्रक्रिया को ही कई बार कमज़ोर कर देती हैं। तो बहरहाल ये हमने एक जनरल परिदृश्य की चर्चा की। कुल मिला के ये है कि जो स्थापित है, उस स्थापित के खिलाफ एक तरह का विद्रोह उठाते हुए अस्मिताओं के विमर्श हमारे सामने आते हैं। जैसे हम दलित विमर्श को लें,
तो दलित विमर्श आया तो सबसे पहले हिंदी में आप ध्यान करिए 1990 के आसपास, 93 के आसपास एक कोई सम्मेलन हुआ जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने प्रेमचंद की कफन कहानी पर बहुत ज़बरदस्त हमला किया। और जो प्रेमचंद हमारे एक आइकॉनिक लेखक के रूप में थे और जिनको हम हिंदी की प्रगतिशील और अग्रगामी सोच के आइकॉन के रूप में हम देखने के अभ्यस्त थे, उस प्रेमचंद की कहानियों पर एक हमला करते हुए यह विमर्श आता है। और फिर अपने लिए जगह बनाने के लिए सबसे पहले जो भी स्थापित मूर्तियां हैं, उन स्थापित मूर्तियों पर बेलौस होकर के हमला करता है। और वो हमला आप देखें तो कहानी में भी दिखाई पड़ेगा, वो हमला आप देखें तो कविता में दिखाई पड़ेगा, वो हमला आप देखें तो आलोचना में दिखाई पड़ेगा। आप सबके ध्यान में होगा धर्मवीर नाम के एक लेखक हुए, दलित लेखक हुए, जिन्होंने कबीर के मूल्यांकन के बहाने, कबीर के आलोचक उनकी किताब आई और कबीर के मूल्यांकन के बहाने उनसे पहले कबीर को लेकर के जितने भी मूल्यांकन हुए थे, सभी मूल्यांकनों पर उन्होंने सवाल उठाया। तो आलोचना में, कविता में, कहानी में, उपन्यास में, हर क्षेत्र में जो स्थापित था, उस स्थापित को चुनौती दी गई। और चुनौती क्या दी गई? चुनौती यह दी गई कि यह जो जिसे मुख्य धारा का साहित्य कहते हैं, जो स्थापित साहित्य है, साहित्यकार हैं, उनकी दृष्टि कहीं न कहीं वर्ण की सीमा से बंधी हुई है। वो दिखाते तो हैं कि हम उदार हैं, हम व्यापक हैं, हमारी सोच व्यापक है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी रचनाशीलता के भीतर एक तरह की संकीर्णता है। और वह संकीर्णता उनकी वर्णबद्धता के नाते आती है। ऐसे सवाल दलित आंदोलन ने, दलित साहित्य आंदोलन ने शुरू किए। प्रेमचंद की केवल आलोचना ही नहीं हुई, प्रेमचंद की कुछ कृतियों को प्रतीक स्वरूप जलाया भी गया। अभी रंगभूमि उपन्यास जिसके 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, रंगभूमि उपन्यास को जलाया गया, जबकि रंगभूमि उपन्यास का जो नायक है वह स्वयं दलित वर्ग से आता है। और वो एक हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य के कुछ 4-5 आप नायकों का चुनाव करेंगे तो उसमें उसकी स्थिति आएगी। लेकिन उस पर भी दलित आंदोलन ने अपने ढंग से प्रहार किया। कफन कहानी को लेकर के जो बहस हुई वो सब आप परिचित होंगे कि भाई एक जाति के लोग इतने अमानवीय कैसे हो सकते हैं कि घर में बच्चे का जन्म हो रहा है, एक औरत चीख रही है, दर्द से कराह रही है और टोले मोहल्ले से कोई नहीं आ रहा है, आदि सवाल कफन कहानी पर उठाए गए। रंगभूमि पर भी
कई तरह के सवाल उठाए गए, निराला की कविताओं पर सवाल उठे, कबीर को लेकर के जो मूल्यांकन था और बार बार कबीर के जन्म को लेकर के और कबीर की जाति को लेकर के जो कथाएं प्रचलित रही हैं, उन कथाओं को भी प्रश्नांकित किया। और कि कबीर विधवा ब्राह्मणी के बेटे थे, इस बात को धर्मवीर ने प्रश्नांकित किया और ठीक ही प्रश्नांकित किया। तो एक ये दलित जो विमर्श हमारे सामने आया, उसने पहला काम तो यह किया कि जिस साहित्य को, मुख्य धारा के जिस साहित्य को हम लोग ये समझ रहे थे कि इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, एक अलग स्थान पर खड़े होकर के दलित लेखकों ने तरह तरह से उस पर सवाल उठाए। और मैं समझता हूं कि ये सवाल उठाना उनका बिल्कुल सही था, और उस सवाल उठाने से हिंदी साहित्य के भीतर एक आत्मालोची चेतना पैदा हुई। एक जो ठहरा हुआ पानी था, उस ठहरे हुए पानी में हिलोर उठी और कई विचारकों ने, लेखकों ने, चिंतकों ने जो हिंदी साहित्य की मुख्य धारा थी, उस मुख्य धारा के भीतर एक आत्मालोची भाव पैदा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि दलित साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि तो यह थी। आरंभ में दलित साहित्य जब आया तो उसने सौंदर्य के जो प्रतिमान थे, जो परंपरागत सौंदर्य शास्त्र था, जो संस्कृत के काव्य शास्त्र से होते हुए हमारे यहाँ श्रेष्ठ कविता के, श्रेष्ठ उपन्यास के, श्रेष्ठ रचना के जो मानक हमने बनाए थे, उन मानकों पर सवाल किया और कहा कि जो दलित लोग हैं, जो हाशिए के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए साहित्य आनंद का विषय नहीं है। वे जिन जीवन स्थितियों का वो सामना करते हैं, उन जीवन स्थितियों में आनंद की बात नहीं हो सकती। इसलिए जो वाक्यम रसात्मकम काव्यम वाली धारणा है, वह धारणा यहाँ नहीं चलेगी। और हमारे लिए तो वही साहित्य श्रेष्ठ साहित्य होगा जिस साहित्य के आशय, उद्देश्य श्रेष्ठ हो, और जो एक सामाजिक अन्याय दिखाई पड़ता है दलित वर्ग के साथ, उस अन्याय के विरुद्ध जहां आवाज उठी हो, जो साहित्य दलितों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता हो, उनके लिए समता का मार्ग प्रशस्त करता हो, वही साहित्य उनके लिए सुंदर है। आप सबके ध्यान में होगा कि बाद में दलित सौंदर्य शास्त्र पर बहुत सारी किताबें आईं। स्वयं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किताब लिखी। शरण कुमार लिम्बाले की दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किताब हिंदी में अनुदित होकर के आई। तो सौंदर्य शास्त्र पर भी इन्होंने जो विचार किया है, और था क्या कि जिसे मुख्य धारा कहते हैं, उस मुख्य धारा ने बहुत चतुराई से
जो उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे, उन सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय सौंदर्य शास्त्रीय प्रश्न ही उठाए कि भाई आपकी रचना है तो रचना कितनी रचना है, इसमें सौंदर्य कितना है। यह सवाल बार बार उठाया जाता रहा और इस सवाल के माध्यम से दलित साहित्य या दलित विमर्श जिसको कहते हैं, उस विमर्श को, उस आवाज को एक तरह से चुप करने की कोशिशें भी होती रहीं। तो ये दोनों चीजें हम एक साथ देख रहे हैं कि एक तरफ मुख्यधारा का साहित्य आत्मालोचना भी कर रहा है, उसे ये लग रहा है कि बहुत सारे संदर्भों में दलित वर्गों के साथ साहित्य में समाज में जैसे भेदभाव होता है, उसकी अभिव्यक्ति साहित्य में भी होती है और हमें अपनी दृष्टि को ज़्यादा समावेशी बनाना पड़ेगा और जो हाशिए पर बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों के दुख को, दर्द को, तकलीफ को, उनके साथ हो रहे अन्याय को अपने साहित्य का विषय बनाना होगा। इस तरह की चेतना भी पैदा हुई और उसके साथ साथ उस आवाज़ को दबा देने की, ढक देने की भी चेष्टाएं होती रहीं। और उधर जो दलित साहित्य आंदोलन शुरू हुआ, जिसको हम अस्मिता विमर्श आज कह रहे हैं, उस आंदोलन ने सवाल भी उठाए और धीरे धीरे अपनी एक सैद्धांतिकी गढ़ने की कोशिश की। उस सैद्धांतिकी में सहानुभूति और स्वानुभूति का सवाल बहुत गहरे स्तर पर उठा और इस पर खूब बहसें हुई। ये जो जाके पाँव न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई, और ये सवाल किया गया कि जो अस्पृश्य हैं, अछूत हैं, जो वाल्मीकि हैं, जो मैला ढोने की प्रथा में से जुड़े हुए लोग हैं, जो तरह तरह के ऐसे व्यवसायों में जुड़े हुए लोग हैं जिन व्यवसायों की जटिलताओं का मुख्य धारा के लोगों को अनुमान नहीं है, उनको उसका ज्ञान नहीं है, उन व्यवसायों में जुड़े हुए लोगों की क्या वेदना है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, यह बात मुख्य धारा के लोग समझने में असमर्थ हैं। उनकी वेदना को, जो उनका अपना अनुभव है, उस अपने अनुभव के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। यह बहस दलित विमर्श में, दलित आंदोलन में बहुत लंबे समय तक प्रभावी रूप में चलती रही और जिस भी साहित्य को, जिसमें दलित प्रश्न को उठाया गया था, दलित को न्याय दिलाने के प्रश्न को उठाया गया था, हम सब जानते हैं कि ये जो आज़ादी के ठीक पहले, ये जो 100 वर्ष न कहें तो 70-80 वर्षों का जो नवजागरण का साहित्य हमारा है, जिसमें स्वाधीनता की चेतना है, उस स्वाधीनता की चेतना के साहित्य में बहुत हद तक सामाजिक न्याय को भी शामिल किया गया था।
और ख़ास तौर से गांधी के आगमन के बाद और गांधी के आगमन के पहले भी समाज सुधार के जो आंदोलन हो रहे थे, उन आंदोलनों में वर्ण व्यवस्था ने जो एक सामाजिक स्तर पर जो विकृतियां पैदा की थी, जो छुआछूत पैदा किया था, जो भेदभाव पैदा किया था, उन सबको वह हमारा राष्ट्रीय साहित्य, राष्ट्रीय आंदोलन का साहित्य उन सारी बातों को संबोधित कर रहा था पहले से। लेकिन उन सारी बातों को संबोधित करते हुए भी उसका जो एम्फेसिस था, उसका जो बल था, उसका भी जोर था, वह स्वतंत्रता पर कहीं ज़्यादा था। सामाजिक स्वतंत्रता पर, सामाजिक न्याय पर उसका वह जोर उतना नहीं था। दलित विमर्श ने आंखों में आंखें डालकर मुख्य धारा के साहित्य को इस पर विचार करने के लिए एक तरह से बाध्य किया, और जो सहानुभूति का साहित्य लिखा गया उसको लेकर के बहुत कठोर सवाल किए गए। तो ये सब तो होता रहा, लेकिन हम देखें कि कई बार इस तरह के जो सांस्कृतिक संघर्ष चलते हैं किसी समाज के भीतर, दृष्टि को लेकर के जो सांस्कृतिक संघर्ष चलते हैं, उन सांस्कृतिक संघर्षों की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे संशय भी होते हैं। बहुत सी चीजें एक दूसरे में जाती हुई और घुलती मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो कई ऐसे लोग आए दलित लेखन के बीच से, जिन्होंने सहानुभूति के साहित्य को भी कहा कि नहीं, इस साहित्य को भी हम एक दृष्टि में खारिज नहीं कर सकते। शुरू में जो दलित आंदोलन आया था तो उसमें इतनी ज्यादा उग्रता थी कि कई सारे दलित लेखक कहते थे कि रैदास हमारे दलित लेखन के आइकन नहीं हो सकते, हमारे आइडियल नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी कहते हैं, वो बहुत विनम्र हैं, वो उनके भीतर वह प्रतिरोधी चेतना नहीं है जिस प्रतिरोधी चेतना की ज़रूरत दलित आंदोलन को है, दलित समाज को है। एक और बात, दलित साहित्य की जो बहुत सारी परिभाषाएं की गई, उसमें एक परिभाषा लगभग सारी परिभाषाओं में शामिल है कि वह साहित्य जो फूले और अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरित हो और स्वानुभूति के आधार पर लिखा गया, वह दलित साहित्य है। और दलित वर्गों में जो एक जो सामाजिक अन्याय के शिकार हैं, उस सामाजिक अन्याय का वो विरोध करता हो, तो ये दलित साहित्य को परिभाषित इस तरह से किया गया। मैं जो थोड़ी उसकी समस्याओं पर या सीमाओं पर जो मुझे बात करनी है, वह बहुत ही कुछ बारीक बातें हैं। जैसे एक समस्या क्या है कि दी अदर मानने की एक समस्या है।
प्रेमचंद की कहानी सदगति है और उसमें जो पंडित जी हैं उनकी कल्पना में ही नहीं है कि दुखी जो उनके यहाँ शायद विचरवाने आया है वह भी एक हाड़ मांस का जीता जागता मनुष्य है, यह वो मानने को उनकी चेतना तैयार नहीं है। अगर वह मानने को तैयार होती चेतना तो उसके साथ वैसा अमानवीय व्यवहार वो नहीं करते। तो एक अपने से भिन्न दी अदर मानने की एक चेतना जो मौजूद है, जो सारे सामाजिक अन्यायों के मूल में रहती है, और दलित साहित्यकार जिसको सब मुख्य धारा के साहित्य को कभी कभी सवर्ण साहित्य कहते हैं और जो आरोपित करते हैं कि ये वर्ण दृष्टि द्वारा सीमित किया गया साहित्य है, उस साहित्य के भीतर, मुख्य धारा के साहित्य के भीतर एक तरह का दी अदर दिखाई पड़ता है। उस दी अदर का जो हाशिए का समाज है, जो श्रमजीवी समाज है, जिसे हमने हजारों वर्षों से अछूत कह करके समाज के हाशिए पर बैठा रखा है, वह एक दी अदर बन के आता है। और दलित साहित्यकारों का आरोप है कि यह सवर्ण साहित्य हमें दी अदर समझता है। लेकिन जिस तरह से ये अस्मिता मूलक दलित विमर्श चल रहा है, वह टिकता किस बिंदु पर है? जब आप कहेंगे कि सारी समस्याओं के मूल में वर्ण की चेतना है और वर्ण की चेतना का संबंध वर्ण विशेष में जन्म लेने के साथ बना हुआ है, तो और दलित साहित्य वह होगा, दलित आवाज वह होगी जो स्वानुभूति की बात करेगी। और इसको आप अगर खींचेंगे तो पता चलेगा कि दलित साहित्य भी एक तरह से वर्ण विशेष में जन्म लेने को एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में स्थापित करता है और एक रिवर्स ढंग से दी अदर की सृष्टि करता है, रिवर्स दी अदर बनता है। कुल मिलाकर जो वर्णवाद जिसको हम कहते हैं, जिसमें एक वर्ण विशेष या जाति विशेष में जन्म लेने से हमारी चेतना, हमारी सोच, हमारा औदार्य, हमारा सौंदर्यबोध उस जातीय या वर्णीय चेतना द्वारा नियंत्रित होता रहता है, अगर इस बात को हम पक्का मान लें, हमारा अध्ययन, हमारा अनुशीलन, हमारा सामाजिक संघर्ष, हमारी चित्तवृत्ति का औदात्य, ये सारी चीजें कहीं भी हमारी चेतना को शिथिल नहीं करती, परिवर्तित नहीं करती, बदलती नहीं, यह हम मान लें तो हम, और यह इस जिद पर आ जाएं कि इस संकीर्णता का विरोध जाति की एक दूसरी जमीन से ही संभव है, और जात की एक दूसरी जमीन पर जब हम खड़े होते हैं तो सिद्धांततः वर्णवाद की उसी अवधारणा को पुष्ट करते हैं
जो जन्म के सवाल को प्रमुख मानती है। विश्वामित्र की जो लड़ाई थी कि हमें ब्रह्मर्षि माना जाए, और ब्रह्मर्षि अंततः विश्वामित्र नहीं माने गए, क्योंकि जन्म का सवाल प्रमुख था। ज्ञान और सृजनशीलता प्रमुख नहीं थी। तो उसी तरह से जब हम दलित अस्मिता की बात करते हैं और दलित अस्मिता के, दलित हितों के, सामाजिक न्याय के पैरोकार के रूप में हम किसी गैर दलित को देखने से इनकार करते हैं, ये मानकर चलते हैं कि जो दलित कुल में जिसने जन्म लिया है वही सामाजिक न्याय की बात कर सकता है, तो एक तरह से जो वर्ण व्यवस्था की मूल चेतना है, उस मूल चेतना की एक प्रतिलिपि तैयार करता है। और शायद इसीलिए जो दलित आंदोलन और दलित विमर्श की जो आलोचना हुई, उस आलोचना को नाम दिया गया नव ब्राह्मणवाद। वो नए तरह का एक ब्राह्मणवाद जो उस मूल सैद्धांतिकी को स्वीकार करता है कि मनुष्य की चेतना और उदात्तता का संबंध उसके जन्म के साथ जुड़े हुए संस्कारों में अनिवार्यतः आबद्ध है। यह चीज है जो दलित विमर्श को कहीं न कहीं सीमित करती है। और ये वर्ण के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है, वो कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है। बुद्ध ने आवाज उठाई थी, गोरखनाथ ने आवाज उठाई थी, समूचा जो सिद्धों की कविता से लेकर के और कबीर से होते हुए भक्ति आंदोलन पूरा वर्ण व्यवस्था के विरोध में उठने वाली आवाजें हैं। लेकिन इतनी क्षमता वर्ण व्यवस्था में रही कि वह आज भी अपने को बनाए हुए है। और उसकी एक वजह जो मुझे समझ में आती है कि ये जो जन्म के आधार पर श्रेष्ठ अथवा हीन होने की जो तर्क पद्धति है, उस तर्क पद्धति को विरोध करने वाली वैचारिकी भी लेकर के चलती रही। यहीं पर मुझे लेकिन अच्छी बात यह है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि जब इस तरह की टकराहटें होती हैं, इस तरह का विमर्श होता है, तो उसमें संशय के बिंदु भी आते हैं। हिंदी में जो दलित आंदोलन है, और कुछ किताबें जरूर आपको पढ़नी चाहिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो किताब है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। वे बार बार मनुष्य की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। शरण कुमार लिम्बाले भी सत्यम शिवम सुंदरम की अपने ढंग से परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि मनुष्य ही सर्वप्रथम मनुष्य है, ये सत्य है, और मनुष्य की स्वतंत्रता ही शिव है, और उसकी जो मनुष्यता है वही सौंदर्य है। यानी मनुष्य को
केंद्रीयता प्रदान करने की बात शरण कुमार लिम्बाले भी करते हैं और अपने ढंग से ओम प्रकाश वाल्मीकि भी करते हैं। लेकिन जब वो व्यावहारिक धरातल पर आते हैं तो तुरंत ये जो जन्म वाली कैटेगरी है उस कैटेगरी के ऊपर नहीं उठ पाते, उस कैटेगरी को वो स्वीकार करते हैं। लेकिन दो दलित लेखकों का नाम मैं लेना चाहूँगा जिन्होंने इस एक जो जिसे दलित लेखक सवर्ण साहित्य कहते हैं, सवर्ण साहित्य से जो वैचारिकी ट्रांसमिट होकर के दलित विमर्श में आई, यानी जन्म का सवाल, उस सवाल को से ऊपर उठे दो दलित लेखक हमको दिखाई पड़ते हैं और उनकी आवाज़ कोई ऐसी आवाज़ नहीं है कि जिसे अनसुना कर दिया जाए। एक नाम तुलसीराम का है। तुलसीराम जिन्होंने मुर्दहिया लिखी, मणिकर्णिका लिखी। और एक बात आप देखिए कि दलित लेखन में जो सबसे ज़्यादा जो कृतियाँ आईं और उन कृतियों में जो सबसे मान्य कृतियाँ रहीं वो आत्मकथाएं रही हैं। और सभी दलित लेखकों ने अनिवार्यतः आत्मकथा लिखी है, चाहे मोहनदास नमिश राय हों, चाहे शिवराज सिंह बेचैन हो, चाहे कमल भारती हो, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि हो, सबने आत्मकथाएं लिखी हैं। तुलसीराम ने भी आत्मकथा लिखी है। आप देखेंगे तो उन आत्मकथाओं में भी एक खास तरह की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। तो और अगर आप देखें अन्य दलित लेखकों की आत्मकथाओं के बरक्स मुर्दहिया को या मणिकर्णिका को रखकर देखें तो इन कृतियों में वैसी रूढ़ियां नहीं दिखाई पड़ती जैसी अन्य दलित लेखकों के आत्मकथाओं में दिखाई पड़ती हैं। और उसकी वजह क्या है कि जो एक समग्र समाज के भीतर जो मानवीय संदर्भ हैं, उन मानवीय संदर्भों को स्वीकार करने की एक उदारता यहाँ बनी और बची हुई है इनके तुलसीराम के यहाँ। और तुलसीराम कहते हैं कि जो लोग बौद्ध धर्म जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, उस रूप में नहीं कि जिस रूप में जाके आपने दीक्षा लिया और चीवर वगैरह पहन करके बौद्ध हो गए, फिलोसॉफिकली जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है और उसमें उनको सबसे पसंद राहुल सांकृत्यायन आते हैं जो बौद्ध हो गए थे। तो ऐसे जो लेखक हैं जिनका जन्म भले ही गैर दलित वर्गों में हुआ हो, लेकिन उनकी जो विश्व दृष्टि है वह विश्व दृष्टि उस सवर्ण मानसिकता की संकीर्णता को छिन्न भिन्न करके बाहर आ गई है। ऐसे लेखकों को वो अपना सहयात्री मानने को तैयार है और मानते हैं। वो राहुल को भी मानते हैं और एक हद तक प्रेमचंद को भी मानते हैं। एक दूसरे जिस लेखक का नाम मैं लेना चाहता हूं वो माता प्रसाद जी हैं और उनका कोई
एकेडमिक जीवन नहीं रहा है, वो राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के रहे हैं और उनकी दृष्टि जो है बहुत हद तक वो गांधी से प्रभावित भी हैं और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में अछूत को लेकर के, अस्पृश्यता को मिटाने को लेकर के जो प्रयास हुए थे, उन प्रयासों को वो एक सकारात्मक कदम मानते हैं। और तुलसीराम के तो एक कदम आगे हैं, माता प्रसाद जी 2-4 कदम और आगे जाते हैं और आगे जाकर के एक समग्र रूप से सामाजिक न्याय की बात को स्वीकार करते हैं और उन्होंने तो पूरी परंपरा ही ट्रेस की और पूरी परंपरा ट्रेस करते हुए वो बताते हैं कि सिद्ध और नाथ योगियों ने जो भेदभाव निवारण किया वह हमारी एक मूल्यवान विरासत है। संत कवियों ने जो जाति पाति की निंदा की, उसकी भर्त्सना की और उसे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, तो वह भी हमारी एक विरासत है। उस विरासत को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उसको लेके चलना पड़ेगा। आर्य समाज ने जो एक समता के लिए एक आह्वान किया था और बहुत लंबा, बहुत व्यापक प्रभाव जिसका खासतौर से उत्तर भारत में पड़ा, उसको भी वो स्वीकार करते हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन में जैसा कि मैंने कहा था कि अस्पृश्यता निवारण को लेके जो प्रयास हुए, उन प्रयासों को भी माता प्रसाद जी सकारात्मक कदम मानते हैं। और छिटपुट लेखन में जो सामाजिक न्याय को लेकर के जो बातें कही जाती रही हैं, कही गई हैं, कविता में, कहानी में, नाटक में, उपन्यास में, भिन्न भिन्न लेखकों द्वारा, उसको भी वह विवेक के आधार पर स्वीकार करने की बात करते हैं। तो एक जो मैं कहना ये चाहता हूँ कि विमर्श के, अस्मिता मूलक विमर्श की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह मुख्य धारा के भीतर एक आलोचनात्मक विवेक पैदा करता है। उससे जो छूट गया है, उसकी जो कमियां हैं, उन कमियों को उजागर करता है। लेकिन कालांतर में कई बार वह स्वयं वैसी ही कमियों का शिकार हो जाता है और अपने को वैसी ही जकड़बंदी में बांध लेता है। जैसे कि सवर्ण दृष्टि, अगर एक सवर्ण बंधन से अपने को बांधे हुए है, तो जब आप गैर सवर्ण और जन्म के आधार पर उसको बनाएंगे तो एक तरह की गैरियत आपके भीतर भी बनी रहेगी। और यह गैरियत अगर बनी रहेगी तो जिस समतावादी समाज की बात आप करते हैं, जिस सामाजिक अन्याय की बात करते हैं कि इसे दूर करके और सबके लिए, जिसको बहुत सुंदर कल्पना जिसकी रैदास ने की है बेगमपुरा के रूप में, उस कल्पना तक पहुंचने में दिक्कतें आएंगी। इसलिए एक प्रश्न उठाने के रूप में आपके प्रश्न बिल्कुल स्वागत योग्य हैं, जायज हैं, लेकिन समस्या ये है कि साहित्य का संबंध एक बृहत्तर सांस्कृतिक सभ्यतागत प्रश्न है।
और समता का प्रश्न भी बृहत्तर सामाजिक परिवर्तन की मांग करता है। तो सामाजिक न्याय की स्थापना हम किसी एक हिस्से में नहीं कर सकते हैं, उसे समग्रता में करना होगा। इसलिए ये जो गैरियत की धारणा एक नकल करके गैरियत की धारणा जो बनाई जा रही है, वह दलित आंदोलन और दलित विमर्श की जो उदात्त आशय है, जिसे शरण कुमार लिम्बाले आशय कहते हैं, जिसे ओम प्रकाश वाल्मीकि उसकी उद्देश्य परकता पर बल देते हैं, उस व्यापक उद्देश्य के विरुद्ध ये गैरियत वाली दृष्टि होती है, और जो स्वयं ऐसे विमर्शों की सीमा बन जाया करती है। यहीं पर मैं एक सवाल स्त्री विमर्श को लेकर के भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। जो दलित विमर्श है, उसमें क्या दिक्कतें हैं, हम राजनीति में भी देख रहे हैं, हम साहित्य में भी उसकी अभिव्यक्तियां दिखाई पड़ती हैं। जो जन्म के मानक को दलित आंदोलन के भीतर भी हम बनाए हुए हैं और बचाए हुए हैं, उसका नतीजा जो दलित विमर्श के इर्द गिर्द होने वाले सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में भी हमको दिखाई पड़ते हैं। और बहुतेरी भाई जाति का तो मामला ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल जो सवर्ण हैं वही जातियां हैं, जो गैर सवर्ण समूह हैं उनमें भी तरह तरह की जातियां हैं। और जिसको हम एक बड़े शब्द दलित से अभिहित करते हैं, उस दलित वर्ग में भी अनेक जातियां हैं। और राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों के भीतर उन जातियों के भीतर पाए जाने वाले जो अंतर विरोध हैं, वह हमको समय समय पर दिखाई पड़ते हैं, साहित्य में भी दिखाई पड़ते हैं। और ये अंतर विरोध दलित विमर्श की जो मूल चिंता है, उस मूल चिंता को कहीं न कहीं सीमित करते हैं। कहना मैं ये चाहता हूं कि अब आप दलित आंदोलन के भीतर जो स्त्री की स्थिति है उसे देखें। धर्मवीर की जो बहुत सारी किताबें, जो कुछ उन्होंने प्रेमचंद को ध्यान में रख के लिखी, या जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों की स्थिति वहां क्या है, जो समग्रता में यह समाज पुरुष सत्ताक समाज की जो संरचना है, जो हमारी विश्व दृष्टि बनी हुई है, जो हमारा मनोलोक बना हुआ है, पुरुष सत्ताक मनोलोक जो बना हुआ है, उस मनोलोक की अभिव्यक्ति दलित वर्गों में दिखाई पड़ती है कि नहीं पड़ती? उनकी रचनाओं में उसकी अभिव्यक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? उनके यहाँ स्त्रियों के लिए कितनी जगह है? स्त्रियों की आजादी उनके यहाँ कितनी है? प्रेमचंद की एक कहानी है, आगा पीछा। एक दलित युवक है, उसका प्रेम एक ऐसी युवती से होता है जो वेश्या की पुत्री है। वेश्या नहीं चाहती कि उसकी पुत्री उस पेशे में आए जो पेशा वो कर रही है।
तो उसको अलग से अलग रख के वो पढ़ाती है, लिखाती है, सुयोग्य बनाती है, बहुत सुंदर है। लेकिन ये जो दलित युवक है, प्रेम होने के बावजूद इस बात को पचा नहीं पाता कि वो जिससे विवाह करने जा रहा है या जिससे प्रेम करता है, उसका जन्म एक वेश्या के गर्भ से हुआ था। तो जन्म का सवाल, संस्कार का सवाल, स्त्री को लेकर के एक भेद का सवाल वहाँ भी मौजूद है। स्त्री विमर्श के अनेक रूप हैं, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। हमारे यहाँ बहुत सारी अमूमन स्त्री विमर्श को कुछ लोग, और दलित विमर्श को भी कुछ लोग देसी और विदेशी मान करके खारिज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सौभाग्य ये है कि स्त्री विमर्श की पैरोकार बहुत सारी ऐसी लेखिकाएं हैं जो भारतीय परंपरा के भीतर स्त्री की मुक्ति को लेकर के, स्त्री के व्यक्तित्व को लेकर के, स्त्री की अस्मिता को लेकर के जो सवाल हुए हैं, उन सवालों को जो मीराबाई के यहाँ जो सवाल हमको मिलते हैं, अक्क महादेवी के यहाँ जो सवाल हमको मिलते हैं, तमिल की गोदा आंडाल के यहाँ जो सवाल मिलते हैं, कश्मीर की ललदद्द के यहाँ जो सवाल मिलते हैं, उन सारे सवालों से स्त्री अस्मिता के सवाल को जोड़ने वाली एक धारा स्त्री विमर्श के अंदर मौजूद है। और एक भ्रम फैलाने की कोशिश कभी कभी जो स्त्री विमर्श के विरोधी हैं, या जिनकी पुरुष दृष्टि, एक समस्या ये है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ और महसूस करता हूँ कि ये जो दलित विमर्श है या जो स्त्री विमर्श है, वह दलितों और स्त्रियों की अपेक्षा उन लोगों के लिए, उन लोगों से ज़्यादा ध्यान की मांग करता है जो अपने को गैर दलित मानते हैं या अपने को पुरुष मानते हैं। ये जो पुरुष मानने वाली, पुरुष मानसिकता की जो बीमारी है, वो सिर्फ अतिरिक्त होने की बीमारी है। मर्दानगी जिसको कहते हैं, और मैंने कई बार ये अनुभव किया है कि अगर सड़क पर बाएं चलना नियम है तो दाएं चलना मर्दानगी है। लाइन में लग के टिकट लेना नियम है तो खिड़की पर जाके लड़ जाना और टिकट ले लेना मर्दानगी है। ये जो अतिरिक्त मर्दानगी का दिखावा जो होता है, वह हमारी मनुष्यता को क्षतिग्रस्त करता है। स्त्री विमर्श ने मनुष्यता को क्षतिग्रस्त करने वाली जो मर्दानगी है, उस मर्दानगी को प्रश्नांकित किया है। अब एक स्त्री विमर्श के भीतर एक समूह ऐसा जरूर है जिसकी बातें पुरुष विरोधी लगती हैं,
लेकिन और जब वो पुरुष विरोधी हो जाती हैं तो कहीं न कहीं वो स्त्री विमर्श की सीमा बन जाती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ सौभाग्य है कि ऐसे विमर्शकार मौजूद हैं जिनके सामने भारतीय परंपरा की वे स्त्रियां हैं जिन्होंने इस अतिरिक्त मर्दानगी को न केवल जवाब दिया है बल्कि उसे संयमित करने की कोशिश की है। तो जब मैं विमर्शों की सीमाओं की बात कर रहा हूँ तो ये कहना चाहता हूँ कि एक जो बृहत्तर दृष्टि है उस बृहत्तर दृष्टि को कभी कभी ये विमर्श एक खास समस्या पर फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। एक खास जगह पर जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय पर जो लाइट है, कैमरे की लाइट जो है वहाँ ले आके दिखाते हैं और हम उस अन्याय के, उस असमानता के, उस विषमता के रूबरू होते हैं और हमारी दृष्टि पहले की तुलना में ज़्यादा संपन्नतर होती है। लेकिन वही दृष्टि अगर उन आंदोलनों की, उन विमर्शों की जब सीमा बन जाती है तो स्वयं उन विमर्शों को एक तरह से अप्रासंगिक कर देती। तो इसलिए ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आधुनिकता को चुनौती मिलती है, कुछ सवाल आते हैं, फिर नए सवाल आते हैं और ये सवालों का सिलसिला बना रहता है। और अगर सवालों का सिलसिला जिस भी समाज में, जिस भी संस्कृति में, जिस भी परंपरा में सवालों के प्रति एक स्वागत का भाव नहीं होगा, वह परंपरा दीर्घजीवी नहीं हो सकती। जो इकबाल ने जो कहा कि ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो हजारों वर्ष से मौजूद है और बहुत सारी संस्कृतियां नष्ट हो गई, तो इसलिए कि इस संस्कृति में एक धारा ऐसी रही है जो बुद्ध को स्वीकार करती है, जो गोरखनाथ को स्वीकार करती है, जो कबीर को स्वीकार करती है। इन लोगों ने जो सवाल उठाए उन सवालों को स्वीकार करती है और ये सवाल अंबेडकर को स्वीकार करती है, गांधी को स्वीकार करती है और इनके स्वीकार से ही यह जो भारतीय संस्कृति का जो रथ है वह इनके स्वीकार के साथ ही आगे बढ़ता है और उसका भविष्य भी इन प्रश्नों को स्वीकार करने में है, चाहे वो सामाजिक प्रश्न हो और चाहे साहित्य के दायरे में उठने वाले प्रश्न हो। तो ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। अगर कुछ काम की हो गई हो तो मुझे संतोष मिलेगा और अगर काम की न हो तो अपने संयोजक से पूछिएगा कि क्यों नहीं काम के आदमी को बुलाया। धन्यवाद।